चलिए, तो आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स से संबंधित सिद्धांतों का। इससे पिछले क्लास में मैंने आपको ऑप्टिक्स का बेसिक थ्योरी के बारे में बताया था कि ऑप्टिक्स का बेसिक थ्योरी क्या है, कैसे कहानियां चलती हुई आई और कैसे हम लोग रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को डिवाइड किए थे। रे ऑप्टिक्स में प्रकाश के कण के सिद्धांतों को पढ़ना था, जिसमें हम लोग प्रकाश को कण के रूप में मानते थे और प्रकाश के कण के रूप में जो है सो मान करके हम लोगों ने प्रकाश का रैखिक संचरण पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन पढ़ा और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा। अब जो हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं वो प्रकाश के तरंग के रूप में पढ़ने वाले हैं और ये आपका अगला चैप्टर आप मान के चलिए। तो पिछला इंट्रोडक्टरी लेक्चर के बाद जो आज का ये चैप्टर यहां से शुरू होता है आपका, ये होता है क्या, वेव ऑप्टिक्स। और इस वेव ऑप्टिक्स को आप हिंदी में बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या, तरंग प्रकाशिकी। इसको बोलेंगे क्या, तरंग प्रकाशिकी। और इस तरंग प्रकाशिकी में हम लोग पिछले दिन ये बात जाने थे क्या कि प्रकाश को तरंग कहने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, हाइगेंस, ठीक ना। तो हाइगेंस साहब ने सबसे पहले प्रकाश को तरंग कहा था। तो हम लोग यहां से जो पढ़ना शुरू करेंगे, ये पढ़ना शुरू करेंगे हाइगेंस के बारे में ही, हाइगेंस का सिद्धांत। इस सिद्धांत में देखिए कि कोई रूल नहीं है, जैसे आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, आप बाकी थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक ना, हाइगेंस प्रिंसिपल। और इस हाइगेंस प्रिंसिपल में जो है तो हम लोगों को जो मेनली पढ़ना है वो किसके बारे में, कि हाइगेंस ने जो प्रकाश को तरंग कहा और तरंग कह करके इन्होंने विभिन्न प्रकाशिक घटनाओं को सिद्ध किया। उस घटनाओं में जो उन्होंने कॉन्सेप्ट का यूज किया वो कॉन्सेप्ट क्या क्या था, बात समझ में आ रहा है। तो उस सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों को सोचना है और ये बहुत ही इमेजिनरी लेक्चर होने वाला है। तो मैं इस इमेजिनरी लेक्चर को आपको मैं फील करवाने का कोशिश करूंगा, बात समझ में आ रहा है, कोशिश करूंगा। बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल डालेंगे हम लोग बीच में और उन चीजों को इमेजिन करने का हम लोग ट्राई करेंगे कि आखिर ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाहता है, बात समझ में आ रही है। तो इस हाइगेंस के सिद्धांत में जो सबसे पहली चीज है, इस सबसे पहली चीज को बोला जाता है क्या, तरंगाग्र। और इस तरंगाग्र को हम लोग हिंदी में तरंगाग्र बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट आप देखें तो आपको इंग्लिश का लैंग्वेज ही ज्यादा आसान लगेगा, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि किसी भी तरंग के बारे में हम लोग बात करें, तो किसी भी तरंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो तरंग का संचरण किस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार से होगी। और तरंग के संचरण में अगर आपको याद हो तो अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग पढ़े थे कि I इक्वल टू लिखते थे समथिंग I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, है ना, कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो वहां भी तरंग के रूप में ही बनाते थे और यहां भी हम लोग प्रकाश को तरंग के रूप में ही मानेंगे। तो अगर प्रकाश के तरंग को हम लोग इसको y एक्सिस बोल दें और इसको x एक्सिस बोल दें थोड़ा देर के लिए, तो y इक्वल टू कितना लिखेंगे, x, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, समथिंग a साइन ओमेगा टी प्लस 5, कुछ ऐसा लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं, t नहीं, अब यहां पे क्या लिखेंगे, ओमेगा x प्लस 5 करके लिखेंगे क्योंकि x के टर्म में लिख रहे हैं। अब ध्यान से देखो कि वेव ऑप्टिक्स में या फिर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में जो पढ़ते थे तो साइन या कॉस के साथ जो एंगल लगा हुआ होता था, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते थे, फेज बोलते थे। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। तो वेव की बात कहीं भी हो, चाहे वो ऑप्टिक्स में हो, चाहे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हो, चाहे रोटेशनल मोशन में हो, चाहे कहीं भी बात हो, अगर वेव की बात होगी तो वेव का मतलब जो साइन और कॉस के साथ एंगल लगा होगा वही फेज होगा हर जगह पे, बात समझ में आ रहा है। तो हाइगेंस ने क्या कहा था कि प्रकाश भाई तरंग के रूप में संचरण करती है। तो इन्होंने कहा क्या कि ये तरंगाग्र क्या होता है, तो देखिए इसके परिभाषा से हम लोग शुरू करेंगे। कहता है क्या कि किसी माध्यम में, किसी माध्यम में एक ही कला में, एक ही कला के, किसी माध्यम में एक ही कला, कला का मतलब क्या, फेज, ठीक ना, किसी माध्यम में
एक ही कला के विभिन्न विभिन्न कणों का किसी विशेष समय में किसी माध्यम में एक ही कला के विभिन्न कणों का किसी विशेष समय में जो कंपन होती है, किसी विशेष समय में कंपन का बिंदु पथ ही तरंगाग्र कहलाता है। कंपन का बिंदु पथ ही तरंगाग्र कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि तरंगाग्र का ये परिभाषा पढ़िएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। क्या कि किसी माध्यम में एक ही कला के विभिन्न कणों का तरंगों का किसी समय में कंपन का बिंदु पथ ही तरंगाग्र कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं क्या कि इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट वाइब्रेटिंग इन अ मीडियम इन सेम फेज। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखो ये तरंगाग्र का मतलब क्या हुआ, प्रकाश चलती है कैसे, तरंग के जैसे। और अगर हम किसी बिंदु स्रोत का बात करें कि प्रकाश क्या हो, बिंदु स्रोत हो, कहीं पूरा एकदम अंधेरा हो, पूरा अंधेरा हो, और वहां पर हम जाकर के बीच में एक बल्ब को जला दें, वहां जाकर के हम क्या करें, एक बल्ब को जला दें, और बल्ब को अगर मान लें क्या कि ये बल्ब एक बिंदु स्रोत है, तो वहां से प्रकाश चारों दिशाओं में संचरण करेगी कि नहीं करेगी? चारों दिशाओं में संचरण करेगी। प्रकाश चारों दिशाओं में संचरण करेगी तो मान लो कि ये जो अंधेरा में तुमने बल्ब जलाया है, चारों तरफ और कोई प्रकाश नहीं है, और बहुत ऊपर तुम जलाती और उसको तुम बहुत दूर से अगर देखोगे तो तुमको एक गोलाकार सतह दिखेगा जो प्रकाशमय सतह दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही जो आपको गोलाकार सतह दिख रहा है, इसी सतह को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तरंगाग्र। अब देखिए कि ये आपको जो प्रकाश में दिखेगा वो केवल एक ही सतह दिखेगा, क्या कि जितना दूर में प्रकाश है उतना दूर आपको दिखाई देगा, और ये गोलाकार दिखेगा। अगर यहाँ पे बल्ब जला दें और बहुत लंबा लंबा दूर तक अंधेरा हो और बीच में बल्ब जला दे और उसको बहुत दूर से देखें तो कैसा सतह दिखेगा, गोलाकार सतह दिखेगा जो एक गोल होगा, है कि नहीं, प्रकाशमय होगा। लेकिन ये प्रकाशमय सतह आपको केवल एक ही सतह दिखेगा, केवल एक ही सतह आपको दिखेगा, लेकिन तरंगाग्र विभिन्न विभिन्न होते हैं। पहला तरंगाग्र, दूसरा तरंगाग्र, तीसरा तरंगाग्र। सर इसको कैसे हम लोग एहसास करें? तो आप किसी तालाब के किनारे जाइए और तालाब के किनारे कोई भी चीज रुकी हुई है, एकदम पूरी स्थिर है पानी, और पानी स्थिर है, उसमें आप एक पत्थर उठा करके फेंकिए तो आपको क्या दिखेगा कि पानी का कण जो है सो वृत्ताकार पथों में ऐसे ऐसे तरंग के जैसे संचरण कर रही है, और उसमें आपको जो दिखेगा वो कैसा दिखेगा, सर्कल के जैसा, जैसा विभिन्न 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 अलग अलग सर्कल दिखेगा। तो जो पहला सर्कल दिख रहा है वो पहला तरंगाग्र है, तरंग का पहला पोर्शन, पहला तरंगाग्र। जो दूसरा है वो दूसरा, जो तीसरा है वो तीसरा, जो चौथा है वो चौथा, जो पांचवा है वो पांचवा, और इस तरीके से अनंत तक जाता है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितना भी आपको सर्कल दिख रहा है वो पानी के तरंग का, और तरंग क्या होता है सीधे से देखना, तरंग क्या चीज है। तो जब हम किसी स्थिर माध्यम में डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, स्थिर माध्यम में क्या करेंगे, डिस्टरबेंस पैदा करेंगे, तो वहां क्या होगा, तरंग उत्पन्न होगा। धागा से हम बांध करके छोड़ दें, रुका हुआ है तो स्थिर है, लेकिन वही धागा को पकड़े और इसको डिस्टर्ब कर दिए, अब धागा क्या करने लगेगा, कंपन करने लगेगा। कंपन करने लगेगा तो क्या उत्पन्न होगा, तरंग उत्पन्न होगा। तो कोई भी माध्यम जो स्थिर माध्यम है, और उस स्थिर माध्यम में अगर आप डिस्टरबेंस कीजिएगा तो डिस्टरबेंस करने से क्या होगा, तरंग उत्पन्न होगा। जिस प्रकार से आप रुके हुए पानी में जब पत्थर फेंके तो आपने रुके हुए पानी को क्या किया, डिस्टर्ब किया, और इस डिस्टरबेंस के कारण पानी के सतह के ऊपर में तरंग का निर्माण हुआ, और यह तरंग धीरे धीरे दूर के तरफ चलती गई। प्रकाश के केस में भी सेम होता है, लेकिन पानी के सतह पर जब आपने पत्थर गिराया है तो आपको एक समतल सतह में तरंग का संचरण दिखा है, एक समतल सतह में, और समतल सतह में आप इसको वृत्ताकार माने हैं। लेकिन जरा सा प्रकाश के लिए सोचिए कि अगर हम यहां पर एक बिंदु स्रोत का बल्ब जला दें
तो प्रकाश यहां से चारों दिशाओं में तरंग के रूप में संचरण करेगी। और समतल में जो चीज आपको वृत्त दिख रहा है, 3 डायमेंशनल में वही चीज क्या दिखेगा? गोला दिखेगा, स्फीयर दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 3 डायमेंशनली अगर प्रकाश संचरण कर रही है तो वो कैसे संचरण कर रही होगी? जिस प्रकार से पानी के सतह पर तरंग का संचरण हो रहा है, उसी प्रकार से हवा में भी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचरण कर रही होगी सभी दिशाओं में। तो अगर यही चीज 3 डायमेंशनल हो तो आपको जो सर्कल सर्कल दिख रहा है, वही सर्कल सर्कल क्या है? सबका अपना अपना एक अलग कला है। और एक समय पर अगर अभी ये यहां है तो यहां टाइम बदलेगा, अलग सर्कल बनेगा, फिर टाइम बदलेगा, यही आगे चला जाएगा, फिर टाइम बदलेगा, यही आगे चला जाएगा। तो इस प्रकार से चलती जा रही है तरंग के रूप में। तो उस केस में जो आपको एक सर्कल दिख रहा है, उसी एक सर्कल का नाम हम लोग क्या देंगे? तरंगाग्र। यहां एक ही कला लिखने का मतलब क्या हुआ? एक ही कला लिखने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लो कि किसी प्रकाशिक तरंग का, अगर किसी प्रकाशिक तरंग का हम लोग बात करें और किसी प्रकाश के तरंग का मान लो कि हम लोग बात करें कि ये जो y इक्वल टू है, ये y इक्वल टू है क्या? a साइन ओमेगा टी एक्स प्लस फाइव कुछ भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लीजिए कि ये कोई समीकरण है, कोई समीकरण है तरंग का, या टाइम के टर्म में ही रखिए, आप विस्थापन के टर्म में रखिए ही मत, वाई एक्स दोनों के टर्म में रखिए मत रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि अगर इस केस में इस इक्वेशन को थोड़ा और ज्यादा अच्छा अगर लिखोगे तो ओमेगा टी प्लस एक्स लिखो, ये ज्यादा अच्छा है। ओमेगा टी प्लस एक्स लिखो, विस्थापन भी है, समय भी है। अब देखिए कि प्रकाश की जो चाल होगी, ये प्रकाश की चाल नियत चाल होगी, एक फिक्स चाल होगी कि इतने चाल से प्रकाश चलेगी। तो अगर हम बात करें टाइम t1 पर, तो टाइम t1 पर अगर बात करें तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज का जो चाल होता है, ये चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो अगर मान लीजिए कि हम दूरी का बात करें, तो दूरी का बात करें तो ये दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुने समय होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो मान लेते हैं क्या कि यदि प्रकाश की चाल, यदि इस प्रकाश की चाल जो है, यदि प्रकाश की चाल कितनी हो, यदि प्रकाश की चाल v है, तो t समय में, तो t समय में तय की गई दूरी जो होगी, t समय में तय की गई दूरी जो होगी, ये t समय में तय की गई दूरी कितनी होगी? चाल गुने समय, vt के बराबर में होगी। अब मान लिया जाए क्या कि यहां पर जो है, तो यहां पर क्या है? आपका एक बिंदु स्रोत है जहां से प्रकाश निकलेगी। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर एक अगर बिंदु स्रोत है तो इस बिंदु स्रोत से भाई प्रकाश की बहुत सारे किरणें निकल सकती है। इस बिंदु स्रोत से क्या होगी? प्रकाश की बहुत सारे किरणें निकलेगी, किसके रूप में? तरंग के रूप में। और ये सारी तरंग सभी दिशाओं में क्या करेगी? तरंग के जैसे ऐसे संचरण करेगी। सभी दिशाओं में क्या करेगी? ये तरंग के जैसे ऐसे संचरण करेगी। सभी दिशाओं में तरंग के जैसे संचरण करेगी। सभी दिशाओं में ये तरंग के जैसे संचरण करेगी। और तरंग के जैसे जो संचरण करेगी, तो तुम ध्यान देना कि समय के किसी विशेष मान के लिए इसका पूरा कला का मान जो है सो एक जैसा होगा। मतलब अगर हम t1 टाइम के लिए बात करें, तो अगर एट t1 टाइम, कि अगर t1 टाइम पर बात करें तो ये जो इक्वेशन चलेगा y इक्वल टू a साइन ओमेगा t1 प्लस एक्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब कि ये सारा का सारा जो तरंग है वो एक ही कला में रहेगा। और ये कला कौन सा रहेगा? ये कला कौन सा रहेगा? तो ये जो कला रहेगा आपका ओमेगा t1 प्लस एक्स। मतलब इससे जितनी भी तरंगे निकल रही है t1 टाइम पे सब एक ही कला में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब टाइम का वैल्यू हम बदलेंगे तो कला बदलेगा, लेकिन किसी विशेष समय के लिए जो है तो इसका फेज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अब आप देखिए कि हम जानते हैं क्या कि टी टाइम में जो हम दूरी का अगर बात करें तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो मान लो कि टी टाइम के बाद ये कण इस केंद्र से चल करके ये तरंग जो है तो यहां तक पहुंची है, तो टी समय में ये भी तरंग इतना ही दूर चलेगा। टी समय में ये भी तरंग इतना ही दूर चलेगा।
टी समय में ये भी तरंग इतना ही दूर चलेगा, टी समय में ये भी, हर तरंग जो है तो टी समय में समान दूरी तय करेगी। आप ऐसे सोचो, मान लो कि हम 20 लोगों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिए एक केंद्र पर, और बोले क्या कि जैसे ही मैं बोलूं 1 तो एक कदम पीछे हट जाना है सबको, जैसे ही मैं बोलूं 2 एक और कदम पीछे हट जाना है, जैसे ही मैं बोलूं 3 एक और कदम हट जाना है। बात समझ में आ रहा है? तो बीच में एक जगह पर है तो अभी बिंदु पर केंद्रित है सारा का सारा। अब जैसे मैं 1 बोलूंगा तो सारे लोग क्या होंगे, एक कदम पीछे हटेंगे, ये बिंदु केंद्र रह जाएगा और आदमी 20 आदमी वृत्ताकार पथ पर खड़े मिलेंगे। आप बात समझ में आ रहा है? यदि ये मान के चले कि सबके कदम की लंबाई क्या है, सेम है, मैं बोलूंगा 2 एक और कदम चलेगा, दोनों के बीच की क्या होगी और दूरी बढ़ जाएगी, लेकिन अभी भी सब किस पे रहेंगे, वृत्ताकार पथ पर। अगर मैं बोलूं 3 एक कदम और सारे के सारे लोग पीछे हट जाएंगे, अभी भी सब कैसे रहेंगे, एक वृत्ताकार पथ पर ही। तो जो मैं 1 2 3 बोल रहा हूं वो अलग अलग टाइम में बोल रहा हूं, मतलब टाइम का वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूं, और हर एक टाइम पर जो आपको वृत्ताकार पथ मिल रहा है वो अलग अलग पथ मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो जैसे ही हम लोग यहां पर टाइम चेंज करेंगे तो कला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन आपके तरंगाग्र का परिभाषा क्या कहता है कि किसी माध्यम में एक ही कला बदलना नहीं चाहिए, फेज बदलना नहीं चाहिए। तो फेज नहीं बदला, इसका मतलब क्या कि इस इक्वेशन में टाइम नहीं बदलेंगे तो फेज नहीं बदलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किसी विशेष समय में अगर हम उन आदमियों को देखेंगे तो हमको कैसे पथ पर दिखेंगे, एक वृत्ताकार पथ पर दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। और एक ही कला में जो आदमियों का पोजीशन है, जो कंपन करने की स्थिति है, जो बिंदु पथ है, उसी बिंदु पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र बोलते हैं। तो आप देखिए कि अगर पानी में पत्थर मारे थे तो वेव चारों तरफ ऐसे ही संचरण की थी, कैसे वृत्त के रूप में आगे बढ़ती जा रही है। तो किसी विशेष समय पर मान लो कि उस चलते हुए पानी का अगर हम फोटो खींच लें, अगर हम क्या करें कि उस चलते हुए पानी का, जिसमें हमने पत्थर मारा है और उसमें वृत्ताकार तरंग के रूप में पानी चल रही है, और उसका हम क्या करें, फोटो खींच लें, तो सारी चीजें स्टॉप। सबका समय क्या है, एक ही है। एक ही समय पर जब आप फोटो खींच लीजिएगा तो आपको स्थिति कैसी दिखाई देगी, आपको स्थिति दिखाई देगी ऐसी, आपको स्थिति कैसी दिखाई देगी, ऐसी। मतलब T1 टाइम पे जो इसका तरंगाग्र था ये था, T2 टाइम पे जो इसका तरंगाग्र था ये था, T3 टाइम पे जो इसका तरंगाग्र था वो क्या था, T4 टाइम पे जो तरंगाग्र था ये क्या था। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये अपना पोजीशन भी बदल रहा है। लेकिन अगर हम फोटो खींच लिए तो अब टाइम तो रुक गया ना, अब टाइम रुक गया उस फोटो के लिए। तो टाइम जब रुक जाएगा तो ये जो चीज आपको दिखेगा जो एक ही कला के हैं सारे के सारे, क्यों कि टाइम फिक्स कर दिए तो सबका फेज क्या हो गया, सेम हो गया। अब एक ही कला का जो ये सारा का सारा चीज है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तरंगाग्र। मतलब कि ये जो वृत्ताकार पथ आपको दिख रहा है यही चीज क्या हो जाएगा, आपका तरंगाग्र हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? पानी में पत्थर फेंकने वाले एग्जाम्पल को आप क्या करिए, 3 डायमेंशनली सोचिए कि अगर इस तरंग का जो अभी पानी के सतह पर संचरण कर रहा है तो वृत्ताकार लूप बना रहा है एक समय में। लेकिन अगर ये 3 डायमेंशनल हो, तीनों दिशाओं में करे, XYZ तीनों डायमेंशन में संचरण करे, तो ये कैसा चीज बनाएगा, एक गोलाकार सतह बनाएगा। और इसी गोलाकार सतह को हम लोग क्या बोलेंगे, तरंगाग्र। लेकिन हमेशा गोलाकार नहीं, जब बिंदु स्रोत है तब। प्रकाश का स्रोत कैसा हो, बिंदु स्रोत। ये जो स्रोत है ये कैसा है, बिंदु स्रोत है, मतलब प्रकाश बिंदु के जैसा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको क्या बोले कि एक ही कला में किसी माध्यम में कंपन कर रहे प्रकाशिक तरंगों के बिंदु पथ को, अब इस सारे बिंदुओं को, जैसे मान लो कि ये आदमी था, बोले कि भाई साहब सबका स्पीड सेम रखना है, सबका स्पीड सेम रखना है, और जैसे बोलेंगे कि चलिए पीछे हटिए, तो सब मान लो एक एक कदम पीछे हट के ये यहां आ गया, सब अपने अपने पोजीशन पे आ गए। तो इस सारे लोगों के बिंदु पथ को जब हम लोग मिला देंगे तो क्या बनेगा, वृत्त बनेगा। और इसी वृत्त को हम लोग क्या बोलेंगे, तरंगाग्र बोलेंगे। फील हो रही है कि नहीं बातें? ये हाइगेंस ने कहा था क्या कि प्रकाश का एक ही माध्यम में जो चीजें कंपन कर रही है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगाग्र। अब देखो जैसे ही टाइम को बढ़ाएंगे फिर बोलेंगे चलो भाई एक बार और पीछे, एक बार और पीछे चलो। जैसे ही बोलेंगे कि टाइम को बढ़ाएंगे एक बार और चलो पीछे, तो ये सारी की सारी जो वृत्तें हैं ये क्या होगी, कुछ इस तरीके से भी एक बनेगा,
दूसरा तरंगाग्र, अगला तरंगाग्र। ये भी हो सकता है कि इससे पहले भी कोई तरंग बना हुआ हो, इससे पहले भी कोई तरंग बना हुआ हो, ये भी हो सकता है। मान लो इससे पहले वाला तरंगाग्र कुछ ऐसा बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो आपको पहला तरंगाग्र, दूसरा तरंगाग्र, तीसरा तरंगाग्र दिख रहा है, तो प्रकाश के बारे में आपको क्या बोला हूं कि प्रकाश का जो है सो तरंग दैर्घ्य क्या है, बहुत ज्यादा छोटा तरंग दैर्घ्य है। कैसा तरंग दैर्घ्य है? बहुत ज्यादा छोटा तरंग दैर्घ्य है। तो अगर आप पानी पर पत्थर फेंकते हैं तो आपको थोड़ा लंबा सा तरंग दैर्घ्य दिखता है, मतलब एक गहराई और एक ऊंचाई के बीच में थोड़ा गैप दिखता है, लेकिन प्रकाश का गैप कितने का है? 10⁻⁻10 मीटर में, एंगस्ट्रम में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत छोटा तरंगार्घ्य है इसका, बहुत छोटा तरंग दैर्घ्य है इसका। तो बहुत छोटे तरंग दैर्घ्य में अनंत तरंग दैर्घ्य निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि इस दो के बीच में कितने का निर्माण हो जाएगा? अनंत तरंग दैर्घ्य का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तरंगाग्र की कहानी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि तरंगाग्र क्या है। अब ये अपने अगले पॉइंट में क्या कहते हैं, ये अपने अगले पॉइंट में क्या कहते हैं, कहते हैं क्या कि किसी भी तरंगाग्र पर जितना भी बिंदु है वो प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत के रूप में व्यवहार करने लगती है। बात समझ में आ रहा है? तो देखो दूसरा पॉइंट ये क्या कहता है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कहता है क्या कि प्रकाश के तरंगाग्र, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर, ऐसे लिखिए, ये कहते हैं क्या कि तरंगाग्र, तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, ऐसे लिखिएगा, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में व्यवहार करने लगता है, एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में व्यवहार करने लगता है, के रूप में व्यवहार करने लगता है, करने लगता है, एवं वे स्वयं, एवं वे स्वयं का भी तरंगाग्र का निर्माण करते हैं, स्वयं के तरंगाग्र का निर्माण भी करते हैं। इन नए स्रोतों द्वारा, इन नए स्रोतों द्वारा, इन नए प्रकाश स्रोतों द्वारा निर्माण किया गया तरंगाग्र, द्वारा निर्मित तरंगाग्र, निर्मित तरंगाग्र तरंगिका कहलाता है, तरंगिका कहलाता है, तरंगिका कहलाता है। कहलाता में 2-3 गो आकार डाला गया है। तरंगिका कहलाता है। इस तरंगिका को बोलते हैं, इंग्लिश में तरंगिका को बोलते हैं क्या? वेवलेट। आप ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोला कि एक बिंदु स्रोत है प्रकाश की, ये अपना एक तरंगाग्र बनाएगा। कैसा बनाएगा? गोलीय तरंगाग्र बनाएगा। लेकिन उस तरंगाग्र पर का जो प्रत्येक बिंदु होता है, उस तरंगाग्र पर का जो प्रत्येक बिंदु होता है, वो खुद का भी क्या करने लगेगा? अपना अपना क्या करने लगेगा? तरंगाग्र बनाने लगेगा। जैसे देखो कि मान लो क्या कि कोई सा बिंदु स्रोत है, मान लो क्या कि कोई सा बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत है यहां पर, ये जो है ये क्या है? ये जो है आपका बिंदु स्रोत है, ये है आपका क्या? बिंदु स्रोत। अब देखिए कि इस बिंदु स्रोत का जो ये चीज है, ये क्या है? आपका तरंगाग्र होगा, गोलीय तरंगाग्र बनेगा इसका। अब ये क्या क्या रहा है कि तरंगाग्र पर जितना भी बिंदु है, इस पर अनंत बिंदुएं हैं, तो ये सारे अनंत बिंदुएं जो इस पर है, ये पहला बिंदु मान लो, ये दूसरा बिंदु मान लो, ये तीसरा बिंदु मान लो, ये चौथा बिंदु मान लो, ये पांचवा बिंदु मान लो, ये छठा बिंदु मान लो। ये मैं हटा हटा करके बनाया हूं, लेकिन इस पर एक्चुअली में क्या है? अनंत बिंदुएं हैं। और ये सभी बिंदुएं जो है
सो एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में व्यवहार करने लगती है। और जब ये सारी की सारी एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में व्यवहार करने लगेगी तो ये सारी कण जो है सो अपना अपना तरंगाग्र का भी निर्माण करने लगेगा। और जब ये सब अपने अपने तरंगाग्र का निर्माण करने लगेगा तो इस सब के इसी तरंगाग्र को जो है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी तरंगिका बोलते हैं। इसी तरंगाग्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी तरंगिका बोलते हैं। और आप ध्यान दीजिएगा तो ये सारा जो है सो अपना अपना भी क्या कर रहा है भाई, तरंगाग्र बना रहा है। देखो कि बिंदु स्रोत के जैसा है तो सबका अपना अपना गोलीय तरंगाग्र बन रहा है, सबका अपना अपना गोलीय तरंगाग्र भी बन रहा है और सबका अपना अपना गोलीय तरंगाग्र बनेगा। अब देखो कि इस प्रकार से प्रकाश का संचरण कैसे होता है जो तुम देखते रहना कि ये सारी की सारी क्या की कि अपनी अपनी एक नई नई बिंदु स्रोत बनाई। बात समझ में आ रहा है ना? क्या बोले कि एक बिंदु स्रोत था, किसी कला में मान लीजिए कि ये तरंगाग्र बनाया, तो हाइगेन साहब क्या कह रहे हैं कि इस तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में व्यवहार करेगी। और जब नया प्रकाश स्रोत आया तो तरंगाग्र भी, वेव फ्रंट भी क्या बनेगा, नया नया वेव फ्रंट अपना अपना ये सारा बनाने लगता है। अच्छी बात यह है कि ये जो स्रोत का जो मुख्य स्रोत था, मुख्य स्रोत के प्रकाश का चाल और इस स्रोत से निकलने वाले प्रकाश का चाल दोनों क्या होता है, समान होता है। और इस प्रकार से देखिए कि ये जो नया नया स्रोत जो है सो जो अपना अपना तरंगाग्र बनाया है, इसी सारे तरंगाग्र को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगिका बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगिका। अब देखो कि कहेगा क्या कि अब इस सारे तरंगिकाओं को स्पर्श रेखीय रूप से आप क्या करिए, मिला दीजिए। तो जब इस सारे तरंगिकाओं को हम लोग स्पर्श रेखीय रूप से मिला देंगे, तो स्पर्श रेखीय रूप से मिला देंगे भाई, तो स्पर्श रेखीय रूप से जब इस सारे तरंगिकाओं को हम लोग मिला देंगे तो देखो कि कुछ क्या हो जाएगा, ये देखिए जब स्पर्श रेखीय रूप से इस सारे को हम लोग मिला देंगे तो फिर से क्या होगा, एक नया चीज बन जाएगा, एक नया चीज बन जाएगा। तो ये था पहला तरंगाग्र, ये पहले नंबर पे। अब ये जो तरंगाग्र बना ये दूसरे का, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोले कि पहला तरंगाग्र मान लो ये वाला बना, तो इसका हर एक बिंदु क्या करेगा, एक नए स्रोत के रूप में व्यवहार करने लगेगा और ये सब भी अपना अपना तरंगाग्र बनाएगा। कैसा, गोलीय तरंगाग्र बनाएगा। अब इस सारे गोलीय तरंगाग्रों को जब हम लोग स्पर्श रेखीय रूप से मिला देंगे तो अगला तरंगाग्र बनाएगा। फिर क्या होगा कि इस अगले वाले तरंगाग्र का भी प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत के रूप में व्यवहार करने लगे। फिर से क्या होगा, इसका प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत के रूप में व्यवहार करने लगेगा। और जब नए स्रोत के रूप में ये सब व्यवहार करेगा तो नए स्रोत के रूप में जब ये सब व्यवहार करेगा तो फिर से ये सब क्या करेगा, अपना अपना तरंगिका का निर्माण करेगा। फिर से क्या करेगा, ये सब अपना अपना तरंगिका का निर्माण करेगा। और जब फिर से ये सब अपना अपना तरंगिका का निर्माण करेगा तो फिर इस सब को हम लोग क्या करेंगे, स्पर्श रेखीय मिला देंगे। और जब फिर से इस सब को स्पर्श रेखीय हम लोग मिला देंगे तो स्पर्श रेखीय मिला देने के बाद फिर देखो कि अगला एक सर्कल तुमको मिल जाएगा जो तीसरा वाला तरंगाग्र हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा, तीसरा वाला तरंगाग्र हो जाएगा। इस तरीके से देखो कि प्रकाश चारों दिशाओं में लगातार संचरण करती जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रकाश क्या होगी कि चारों दिशाओं में लगातार संचरण करती जाएगी। मैं क्या बोला कि एक बिंदु स्रोत था, एक बिंदु स्रोत ने अपना तरंगाग्र बनाया और इस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, ये जो व्हाइट व्हाइट बिंदु दिख रहा है, ये एक नए प्रकाश स्रोत के रूप में क्या करने लगेगा, व्यवहार करने लगेगा। और जब ये व्यवहार करने लगेगा तो इस सारे अपने अपने तरंगाग्र भी बनाएंगे। तो सब अपने अपने तरंगाग्र बनाए और इन सारे तरंगाग्रों को जब हम लोग एक दूसरे से मिला देंगे, जब एक दूसरे से मिला देंगे तो एक अगला तरंगाग्र बन जाएगा। और ये जो अपना अपना तरंगाग्र बनाया है, इस तरंगाग्र को हम लोग क्या बोले थे, तरंगिका बोले थे। और इस तरंगिका को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, वेवलेट्स।
बात समझ में आ रहा है? यदि यदि सभी तरंगिकाओं को यदि सभी तरंगिकाओं को यदि सभी तरंगिकाओं को स्पर्श रेखीय मिलान कर दिया जाए, स्पर्श रेखीय मिलान कर दिया जाए, स्पर्श रेखीय मिलान कर दिया जाए तो वह अगला तरंगाग्र बन जाता है, तो वह अगला तरंगाग्र बन जाता है एवं इस प्रकार से प्रकाश तरंग के रूप में सभी दिशाओं में समान रूप से क्या करती है? सभी दिशाओं में समान रूप से संचरण करती है, समान रूप से संचरण करती है। इस बात का ध्यान रखना है कि अभी जो है सो आपका जो माध्यम है वो एक समान माध्यम है, माध्यम बदला नहीं है। नहीं तो कोई आदमी कहेगा कि सर यहाँ पानी है और यहाँ पर स्रोत रख देंगे, तो देखो हवा में जब तक चलेगा एक समान चाल से चलेगा, वृत्त बनाएगा, लेकिन पानी में जैसे ही जाएगा प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो प्रकाश की चाल जब घट जाएगी तो आप देखिए कि मान लीजिए कि ये है एक बिंदु स्रोत, ये है बिंदु स्रोत, और यहां से जो है तो नीचे है क्या? आपका पानी, और इधर है क्या? हवा। तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है। तो हवा में मान लीजिए कि ये इतना दूरी तय किया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टी समय में इतना दूरी तय किया, तो इधर भी हवा में टी समय में इतना ही दूरी तय करेगा, इधर भी टी समय में इतना ही दूरी तय करेगा। और इस सारे रेखाओं को जब हम लोग मिला देंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा? तरंगाग्र बन जाएगा। लेकिन ये जैसे ही अब पानी में आएगा, जैसे ही अब क्या होगा कि पानी में आएगा, तो देखो अभी तक ये गोलीय है, अब जैसे ही पानी में आएगा तो इसका चाल क्या हो जाएगा? कम जाएगा। पानी में जैसे ही आएगा तो इसका चाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये यहां से ये कैसे दिखने लगेगा? कुछ इस तरह का। ये देखो नीचे सिमट गया है, बात समझ में आ रहा है कि चाल कम गई। तो इसका जो तरंगाग्र होगा, ये तरंगाग्र जो है सो माध्यम के बदल जाने से बदल जाएगा। गोलीय हमेशा रहे ये कोई जरूरत नहीं है। अगर माध्यम रहे एक जैसा, खाली हवा तो हवा ही, या खाली पानी तो पानी ही, तो गोलीय बनेगा। लेकिन अगर माध्यम बदला तो प्रकाश की चाल भी क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और जब प्रकाश की चाल बदल जाएगी तो मान लीजिए कि यहाँ टी टाइम में, मान लीजिए कि टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर गई, तो इधर भी हवा में कितना दूर जाएगी? 2 ही मीटर। इधर भी कितना जाएगी? 2 ही मीटर। यहां तक भी हवा में आएगी कितना? 2 ही मीटर। लेकिन पानी में आएगी तो स्पीड कम जाएगा, 1.5 मीटर ही जाएगी। तो इधर का त्रिज्या क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और जब इधर का त्रिज्या छोटा हो जाएगा तो ये वृत्त कैसा दिखेगा? ये दिखेगा कैसा? ये दिखेगा कि इधर दिखेगा एक तरफ गोलीय, और इस गोलीय में जो है सो माध्यम बदल जाने के कारण अगर यहां पर है स्रोत तो ये यहां से क्या हो जाएगा? कर्व ले लेगा। यहां से क्या होगा? ये कर्व ले लेगा। क्यों कर्व ले लिया? क्योंकि भाई पानी में आया तो प्रकाश की चाल क्या हो गई? कम हो गई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए ये बात, यहां से एक बात आप ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के तरंग का जो संचरण होता है, प्रकाश के तरंग का जो संचरण होता है, ये ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको पहले भी बोला हूं कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, और प्रकाश सरल रेखा में तरंग के रूप में भी संचरण करती है तो सरल रेखा के रूप में ही संचरण करती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो तरंग के रूप में ही संचरण करती है। तो आप यहां पर ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात को नोट करिएगा कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हम लोग हमेशा यूज करेंगे। और ये बात है क्या? ये बात है क्या? कहता है क्या कि प्रकाश के, कहता क्या है कि प्रकाश के तरंग का संचरण, प्रकाश के तरंग का संचरण मतलब प्रकाश की तरंग जो चलती है, तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत भी ये कहा था क्या कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। और किरण के बारे में भी हम लोग क्या जानते हैं कि प्रकाश कैसे चलती है?
सीधी रेखा में। तो अगर यहाँ तरंग का संचरण आपको थोड़ा टफ लगे तो आप सीधे सीधे ये बात याद रखिएगा कि ये चीज क्या है, प्रकाश की किरण ही है। बात समझ में आ रहा है? तो प्रकाश के तरंग का संचरण कैसे, किरण के जैसा। ये भी सीधी रेखा में चलती है, वो भी कैसे चलती थी, सीधी रेखा में। तो प्रकाश के तरंग का संचरण किरण जो है ये हमेशा हमेशा तरंगाग्र के, हमेशा तरंगाग्र के कैसे होती है, लंबवत होती है। तरंगाग्र के लंबवत होती है। बात समझ में आ रहा है? हमेशा क्या होगा, तरंगाग्र के लंबवत। कहोगे सर कैसे? तो मान लो कि यहां पर जो है तो कोई सा ये बिंदु स्रोत रखा हुआ है। यहां पर क्या रखा हुआ है, बिंदु स्रोत, प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। यहां से प्रकाश निकलेगी, तो प्रकाश निकलेगी यहां से कैसे, तरंग के रूप में या किरण के रूप में, किसी भी रूप में निकलेगी। तो यहां से निकलेगी कैसे, ऐसे, चारों दिशाओं में निकलेगी। यहां से भी ऐसे, यहां से भी निकलेगी ये कैसे, इस तरीके से। यहां से भी निकलेगी कि क्या, ऐसे, इस तरीके से। और ये चीज जो है, इस चीज को ही तुम क्या बोलते हो, इसी चीज को क्या बोलते हो तुम, तरंगाग्र बोलते हो। तो ध्यान से देखो कि प्रकाश जो तरंग के रूप में संचरण कर रही है, ये मैं किरण के जैसे आपको मैं दिखाया हूं, लेकिन ये वास्तव में है क्या चीज, तरंग है, जिसका तरंग दैर्घ्य क्या है, बहुत ही छोटा तरंग दैर्घ्य है, जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के रूप में ही मानेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है वास्तव में क्या, तरंग है, लेकिन इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन में ही मानेंगे, इसका तरंग दैर्घ्य इतना छोटा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो आप देखिए तो कि इस बिंदु पर जो है, तो इस बिंदु पर जो है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के, किसी भी बिंदु पर आप देखिए ये दोनों क्या है, किसी भी बिंदु पर आप देखिए ये दोनों क्या है, किसी भी बिंदु पर आप देखिए ये दोनों क्या है, ये केवल गोलीय स्रोत के लिए ही नहीं है, कैसा भी प्रकाश स्रोत रहे उससे जो प्रकाश के तरंग की संचरण होगी वो हमेशा ही क्या होगी, तरंगाग्र के लंबवत होगी। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि हम तुमको क्या बोले हैं। अब हम तुमको क्या बोले कि अगर कोई प्रकाश का स्रोत है, अगर कोई प्रकाश का स्रोत है, मान लीजिए यहां पर है कोई सा बिंदु स्रोत, यहां पर है क्या, कोई सा बिंदु स्रोत, और कोई सा बिंदु स्रोत है तो ये लगातार अपना तरंगाग्र बनाते जाएगा। अब देखो इतना ज्यादा तरंगाग्र बनेगा कि हमको पता नहीं चलेगा कि पहला नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर कौन सा है, अनंत तरंगाग्र बनती है। बात समझ में आ रहा है? कभी पानी में पत्थर फेंकिएगा तो गिन के देखिएगा, इतना मोटा मोटा बन रहा है वेव, तब तो गिना नहीं पाएगा। और ये इतना एंगस्ट्रम में है, तब आप कैसे गिनिएगा कि पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इतना गिनाएगा नहीं। लेकिन मान लीजिए क्या कि ये जो तरंगाग्र जो है, तो ये अपना कोई एक द्वितीयक तरंगाग्र यहां बनाएगा। प्राथमिक इससे पहले कहीं पर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? प्राथमिक यहां से पहले कहीं पर होगा, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मान लीजिए कि ये जो चीज है आपका, ये जो चीज है, ये है आपका क्या, ये है आपका क्या, द्वितीय तरंगाग्र है। बात समझ में आ रहा है? ये चीज को जो है सो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है आपका, ये क्या है, द्वितीयक, ये क्या है आपका, द्वितीयक तरंगाग्र है। तो इस द्वितीय तरंगाग्र के बारे में आप देखिए ध्यान से कि ये द्वितीयक तरंगाग्र है। अब इस द्वितीयक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु जो है तो एक नए स्रोत के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक बिंदु जो है सो क्या करेगा, एक नए स्रोत के रूप में व्यवहार करेगा। और जब नए स्रोत के रूप में व्यवहार करेगा तो ये सब भी क्या करेगा, अपना अपना तरंगाग्र बनाएगा। और जब ये सब अपना अपना तरंगाग्र बनाएगा तो इस नए बने हुए तरंगाग्र को जो है, तो इस नए बने हुए तरंगाग्र को जो है तो द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। इस नए बने हुए तरंगाग्र को जो है तो हम लोग क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिका कहेंगे। और इस द्वितीयक तरंगिका को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस नए बने हुए तरंगाग्र को जो अपना अपना ये नया तरंगाग्र बनाता है, इस सारे तरंगाग्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगिका बोलते हैं। तो द्वितीय तरंगाग्र पर जो ये सब तरंगिका बना है, इस सारे तरंगिकाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सारे तरंगिकाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, द्वितीयक तरंगिका। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंगिका। ध्यान देना कि ये द्वितीयक तरंगाग्र है, और द्वितीयक तरंगाग्र पर प्रत्येक बिंदु नए स्रोत के जैसा व्यवहार कर रहा है। प्रत्येक बिंदु नए स्रोत के जैसा व्यवहार करेगा तो ये अपना 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 तरंगाग्र भी क्या करेगा, बनाएगा। और अपना अपना जो तरंगाग्र बनाता है उसे तरंगिका कहते हैं। तो द्वितीय तरंगाग्र पर बना हुआ तरंगिका क्या कहलाएगा, द्वितीयक तरंगिका कहलाएगा। अब देखिए कि अगर इस सब को
हम लोग क्या करें कि फिर से स्पर्श रेखीय मिला दें, इस सब को फिर से हम लोग क्या करें कि स्पर्श रेखीय मिला दें। ऐसे इस सब को फिर से हम लोग क्या किया कि स्पर्श रेखीय मिला दिए, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा क्या, नेक्स्ट तरंगाग्र। ये क्या बन जाएगा, नेक्स्ट तरंगाग्र। फिर इस पर सारा बिंदु स्रोत के जैसा व्यवहार करेगा, अगला अगला चीज क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको कहा जाएगा क्या कि किसी भी तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु द्वारा बनाया गया तरंगिका द्वितीयक तरंगिका कहलाता है। और ये द्वितीयक तरंगिका जो है, तो फिर से जब हम इस पर सारा स्पर्श रेखा खींच देंगे तो फिर से इस बिंदु स्रोत का एक गोलीय तरंगाग्र बन जाएगा। ये देखो हम इतना ही दिखाए हैं, ये पूरा गोल है, ठीक ना, ये भी क्या है, इधर पूरा गोल है। तो ये चीजें जो है सो इस तरीके से क्या होती जाएगी कि यहां से प्रकाश की किरण निकलेगी और यहां से प्रकाश की किरण निकलेगी और इस तरीके से ये आगे की तरफ संचरण करती चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये था क्या कि आप देखे क्या कि अभी तक तरंगाग्र क्या है, तरंगिका क्या है, तरंगाग्र में प्राथमिक द्वितीयक तरंगाग्र क्या होता है, द्वितीयक तरंगिका क्या होता है, और इस तरीके से प्रकाश का संचरण तरंग के रूप में होता है। इस सारी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है कि प्रकाश के तरंग का संचरण जो किरण है वो हमेशा ही क्या होगा कि तरंगाग्र के लंबवत होगी, वेव फ्रंट के लंबवत हमेशा किसको मानेंगे, लाइट रे को या लाइट वेव को। बात समझ में आ रहा है? यही चीज तुम्हारा आगे यूज होने वाला है। अब देखो कि हम लोग देखते हैं क्या, यहां से हम लोग देखना चाहते हैं क्या कि विभिन्न स्रोतों के कारण, स्रोत का मतलब जब भी बात करेंगे तो प्रकाश स्रोत का बात करेंगे, विभिन्न स्रोतों के कारण बने तरंगाग्र, विभिन्न स्रोतों के कारण बने तरंगाग्र। ये अलग अलग स्रोत है और इन अलग अलग स्रोतों के कारण हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसा तरंगाग्र बनता है। तो जो सबसे पहला लेंगे, जो अभी तक हम लोग देखते हैं, पहला बिंदु स्रोत के लिए अगर बात करें क्या, बिंदु स्रोत के लिए, तो बिंदु स्रोत के लिए अगर आप देखेंगे तो अगर कोई प्रकाश का मान लीजिए कि ये बिंदु स्रोत है, तो इस बिंदु स्रोत से प्रकाश सभी दिशाओं में कैसे निकलेगी, यहां से प्रकाश सभी दिशाओं में इधर ऐसे निकलेगी, इधर ऐसे निकलेगी, इधर ऐसे निकलेगी, चारों दिशाओं में अपना निकलेगी, अपने अपने दिशा से ऐसे निकलेगी, यहां से ऐसे निकलेगी, यहां से ऐसे निकलेगी, मतलब सभी दिशाओं में जो है सो निकलेगी। अब मान लो कि ये माध्यम अगर सारा जगह एक ही जैसा है, माध्यम सारा एक ही जैसा है, तो मान लो कि एक सेकंड में प्रकाश इधर जितना दूर चलेगी उतना ही दूर इधर भी चलेगी, उतना ही दूर इधर भी चलेगी, उतना ही दूर आगे भी चलेगी, उतना ही दूर पीछे भी चलेगी। तो उस सारे बिंदुओं को अगर हम लोग मिला देंगे, तो उस सारे बिंदुओं को अगर हम मिला देंगे, तो उस सारे बिंदुओं को मिला देने के बाद हम लोगों के पास कुछ ऐसा एक वृत्ताकार सतह देखने को मिलेगा, जो वृत्ताकार सतह जो है सो इसका क्या हो जाएगा, ये तरंगाग्र हो जाएगा। और मान लीजिए कि ये जो है, मान लीजिए कि यदि प्रकाश का वेग जो है, तो यदि प्रकाश का वेग जो है, यदि प्रकाश का वेग भी है, तो टॉर समय में, तो टॉर समय में बने तरंगाग्र, तो टॉर समय में बने तरंगाग्र, चल जाएगा बात। तो टॉर समय में बने तरंगाग्र की दूरी स्रोत से दूरी बराबर क्या लिखोगे, चाल गुने समय, चाल है भी और यह है कितना, समय लगा टॉर, तो भी टॉर दूरी चलेगा। मतलब ये अगर स्रोत है तो यहां से इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी टॉर के बराबर में। कहीं की भी दूरी का अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, भी टॉर, मतलब प्रकाश सभी दिशाओं में एक जैसी दूरी तय करेगी और ये भी टॉर के जैसा हर जगह पर डिस्टेंस तय करेगा। अब देखो यहां से जब सभी दिशाओं में एक जैसी ही दूरी तय कर रही है एक समय में, तो इस सारे कणों को अगर हम लोग मिला देंगे तो जो बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, तरंगाग्र बनेगा, है ना, उसी को क्या बोलेंगे, तरंगाग्र। इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो गोलीय स्रोत के द्वारा बना हुआ तरंगाग्र होता है, बिंदु स्रोत के द्वारा जो बना हुआ तरंगाग्र होता है, बिंदु स्रोत के द्वारा
बना तरंगाग्र कैसा होता है? बना तरंगाग्र गोलीय होता है। और गोलीय में भी ध्यान रखना कि प्रकाश 3 डायमेंशनल में चलती है तो 3D होती है। बात समझ में आए? टॉर है, टाइम को टॉर माने हैं। देखिए क्या कहे, यदि प्रकाश का वेग भी है तो टॉर समय में बने तरंगाग्र की दूरी स्रोत से कितनी होगी? v2, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या लिखते हैं? चाल गुने समय। मतलब टॉर समय में इधर भी vt चलेगा, इधर भी vt चलेगा, इधर भी vt चलेगा, सब तरफ vt चलेगा। और सारे बिंदुओं को जब मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक गोला बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तरंगाग्र। तो ये 2 डायमेंशनल नहीं है, ये कैसा गोला है? 3 डायमेंशनल है। चारों दिशाओं में प्रकाश समान रूप से संचारित होती है। तो अगर बिंदु स्रोत रहे तो कैसा तरंगाग्र बनेगा? गोलीय तरंगाग्र। इस बात को हमेशा दिमाग में डाल के रखना है। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि अगर बात करें किसके लिए? रैखिक स्रोत के लिए। दूसरा में रैखिक स्रोत किसको बोलेंगे? रैखिक स्रोत का मतलब मान लो क्या कि रैखिक स्रोत का मतलब मान लो क्या कि अपने पास जो ट्यूबलाइट है, ये ट्यूबलाइट चारों तरफ से खुला हुआ है, कहीं पर कोई चीज ऐसा नहीं है जिससे छाया हो जाए। तो ट्यूबलाइट को अगर तुम हाथ में पकड़ के रखोगे तो ऐसा प्रकाश बनेगा गोल। मान लो पूरा एकदम खेत में अंधेरा है और उसमें एक ट्यूबलाइट जला के आ गए, तो उसमें एक ट्यूबलाइट जला के आ जाएंगे ऐसे खड़ा रख के, तो ट्यूबलाइट के चारों तरफ जो तुमको लाइट दिखेगा वो कैसा दिखेगा? बेलनाकार दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बेलनाकार दिखेगा ना। लाइट कैसा दिखेगा? बेलनाकार, क्योंकि ऊपर कवर है, ऊपर लाइट जा नहीं रहा है, नीचे भी कवर है, नीचे लाइट जाएगा नहीं। मान के चलना है कि विवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसे टेढ़ा जाएगा, ऐसे टेढ़ा जाएगा, लेकिन इसको इग्नोर करना, भी मानना है कि बस इसी समतल में प्रकाश चल रही है। तो इसी समतल में चल रही है तो इधर जितना दूर जाएगा उतना ही दूर चारों तरफ जाएगा। तो कैसा तरंगाग्र बनेगा? बेलनाकार बनेगा। तो आप सीधे सीधे ध्यान में रखिएगा क्या कि जो रैखिक स्रोत के कारण बना हुआ तरंगाग्र होता है, रैखिक स्रोत के कारण, ध्यान रखिएगा कि जो रैखिक स्रोत के कारण बना तरंगाग्र होगा, रैखिक स्रोत के कारण बना तरंगाग्र जो होगा, बना तरंगाग्र हमेशा कैसा होता है? बेलनाकार होता है। कैसा होता है? बेलनाकार होता है। जैसे मान लो क्या, जैसे मान लो क्या कि कोई सा हम रैखिक स्रोत का बात करें कि ये जो है, ये जो है, ये चीज क्या है? एक आपका ये रैखिक स्रोत है। ये जो है क्या है? रैखिक प्रकाश का स्रोत है। मान लीजिए कि कोई ट्यूबलाइट जल रहा है, तो अगर ये ट्यूबलाइट जलेगा तो जितना दूर एक टाइम में आगे लाइट आएगा, पीछे लाइट आएगा, दाएं बाएं सब जगह बराबर दूरी तय करेगा। और यहां से बराबर दूरी तय करने पर जो बनेगा सरफेस, वो कैसा सरफेस बनेगा? बेलनाकार, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ऐसे सोचो कि ये जो रेखा है ये अनंत बिंदुओं से बना हुआ है। रेखा क्या है? अनंत बिंदुओं से बना हुआ है। और बिंदुओं से बना हुआ है तो बिंदु के कारण जो तुम्हारा तरंगाग्र बन रहा है वो ऐसा गोलीय तरंगाग्र बन रहा है। तो तुम ऐसे सोचो कि एक गोला, उसके नीचे दूसरा गोला, इसके नीचे तीसरा गोला, इसके नीचे चौथा गोला, इस तरीके से जो गोला का समूह बनेगा, ये गोला का समूह कैसा दिखेगा? बेलनाकार दिखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेलनाकार दिखेगा तो इसके द्वारा जो बनाया गया तरंगाग्र होगा, ये तरंगाग्र आपको दिखेगा कैसा? ये तरंगाग्र आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। और जब इस सारे को आप मिला दीजिएगा, जब इस सारे को आप मिला दीजिएगा तो इस सारे को मिला देने के बाद जो है तो ये कैसा दिखेगा? एकदम बेलनाकार दिखेगा। ये कैसा दिखेगा? बेलनाकार दिखेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए कि ये जो है सो चारों तरफ, ये जो है तो यहां से जो प्रकाश की किरण निकली ये चारों तरफ समान रूप से संचरित हो रही है। ये प्रकाश की किरण इधर भी चारों तरफ समान रूप से संचरित हो रही है, यहां से भी चारों तरफ ये कैसे संचरित हो रही है? समान रूप से संचरित हो रही है। और इस तरीके से जो ये तरंगाग्र बनेगा आपका, ये तरंगाग्र कैसा होगा? ये तरंगाग्र होगा कैसा? बेलनाकार। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको वेव फ्रंट बोलेंगे। वेव फ्रंट, ऐसे सोचो ट्यूबलाइट जलाएंगे तो चारों तरफ प्रकाश निकलेगी, ऐसे कैसा डायग्राम बनेगा? बेलनाकार। इस तरीके से संचरित होती जाएगी। और सारी पिछली कहानी कि एक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए स्रोतों के जैसे व्यवहार करती है ना? नए स्रोत पर फिर वो अपना अपना तरंगाग्र बनाएगा, वो सारा तरंगाग्र को तरंगिका कहते हैं। फिर उसको जब टेंजेंशियली मिलाएंगे तो अगला तरंगाग्र बनेगा, फिर उसका सारा बिंदु प्रकाश स्रोत के जैसा व्यवहार करेगा, फिर टेंजेंशियल बनाएंगे, फिर अगला बनेगा। इस तरीके से प्रकाश का संचरण होता जाएगा। तुम ये सोचो कि ये सारी प्रोसेस कितनी फास्ट होगी। जो
बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारी प्रोसेस कितनी फास्ट होगी जो ये सोचो। अब मान लो कि यदि समतल स्रोत है, समतल स्रोत क्या है भाई? तो समतल स्रोत जो है, अच्छा यहां पर भी आप देखिए कि प्रकाश की किरण अगर यहां से निकलेगी, अगर यहां से मान लीजिए कि प्रकाश की किरण निकलेगी, तो प्रकाश की किरण निकलेगी कैसे? ऐसे। और इस किरण को भी आप देखिए कि ये सतह पर कैसे है? लंबवत है। और इसको हम लोग अब किरण नहीं कहेंगे, ये कैसे चल रही है? तरंग के जैसे चल रही है, लेकिन इसका तरंग दैर्घ्य इतना छोटा है कि हमको ये क्या लग रहा है? छोटा सा स्ट्रेट लाइन के रूप में चल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी सतह के लंबवत। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखोगे अगर तीसरी बात में तुमसे पूछा जाए क्या, कि तीसरी बात में तुमसे पूछा जाए क्या, कि तीसरी बात में अगर कहे कि समतल स्रोत के लिए, अब ये समतल स्रोत क्या है भाई? तो देखो ये समतल स्रोत जो है, ये जो अपना स्क्रीन दिख रहा है, ये स्क्रीन अपना क्या है? समतल स्रोत है। इससे जो प्रकाश की किरण निकल रही है वो ऐसे जाएगी, समानांतर आपके पास जाएगी, है ना? तो अगर समतल स्रोत है कोई सा, ध्यान दीजिएगा कि अगर समतल स्रोत है, अगर कोई सा समतल स्रोत है, मान लीजिए समतल स्रोत में जो है, तो समतल स्रोत में मान लीजिए कि कैसा स्रोत है, तो इस स्रोत को मानिए आप क्या, कि ये स्रोत जो है सो कुछ ऐसा स्रोत है, ये है समतल स्रोत। एक मान लीजिए कि ये है एक समतल स्रोत, और इस समतल स्रोत से जो प्रकाश की किरणें निकलेगी, इस समतल स्रोत से जो प्रकाश की किरणें निकलेगी, ये प्रकाश की किरणें कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी। ये प्रकाश की किरण जो है इससे कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी, समानांतर किरणें निकलेगी समतल स्रोत से। तो जब समतल स्रोत से भाई समानांतर किरणें निकलेगी, तो इन समानांतर किरणों के बारे में देखो कि अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, कि जो तरंगाग्र होगा ये प्रकाश के तरंग के संचरण के लंबवत होगा। तो अगर ये मान लो कि ये समतल स्रोत है, ये समतल स्रोत है, इस स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल रही है, इस स्रोत से प्रकाश की किरणें निकल रही है, तो कैसे निकलेगी? ऐसे ही तो निकलेगी, समानांतर आगे की तरफ, ऐसे ही ना निकलेगी। अब ऐसे प्रकाश की किरणें निकलेगी तो हम लोग तरंगाग्र बनाएंगे। अभी देखिए कि जो गोलीय तरंगाग्र था तो संचरण तरंगाग्र के लंबवत, बेलनाकार था तो भी संचरण क्या? तरंगाग्र के लंबवत। मतलब तरंगाग्र जो है सो हमेशा तरंग के संचरण के लंबवत होगा, तो इसका तरंग भी वही होता होगा। इसमें अगर हमको लंबवत बनाना है, आप सोचिए कि ऐसे प्रकाश जा रही है, तो ऐसे कुछ रख देंगे तो लंबवत होगा क्या? नहीं होगा। ऐसे में तो समानांतर हो गया। इसके लंबवत गुजरने के लिए हमको ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ समतल। तो ऐसा कुछ समतल जो बनाएंगे तो यही समतल हो जाएगा, इसका क्या? तरंगाग्र हो जाएगा। और ये समतल को आप जरा सा ध्यान से देखिएगा कि अगर हम मान लीजिए कि पहला तरंगाग्र बनाना चाहते हैं, तो पहला तरंगाग्र इसका कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। और ये तरंगाग्र जो है ये क्या है? इस संचरण के जो है, तो इस संचरण के जो है तो कैसे है? लंबवत है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि एक स्क्रीन है जिससे निकल रहा है लाइट, और इसके सामने में स्क्रीन के पैरेलल एक और समतल रख दो, तो ये समतल क्या हो गया? इसका तरंगाग्र हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगला तरंगाग्र अगर हमको बनाना है, तो अगर हमको अगला तरंगाग्र बनाना है तो देखिए, अगला तरंगाग्र अगर हमको बनाना है तो इसी के समानांतर एक सतह हो जाएगी, इसी के एक समानांतर सतह हो जाएगी। और ये समानांतर सतह भी अभी भी ये क्या होगा? कि संचरण के लंबवत होगा ये सारी चीजें, और ये संचरण के लंबवत होगा। तो आप यहां पर लिखेंगे कि समानांतर स्रोत के कारण बना तरंगाग्र जो होता है, ठीक ना, या समतल सतह, समतल स्रोत के द्वारा, समतल स्रोत के द्वारा बना तरंगाग्र, समतल स्रोत के द्वारा बना तरंगाग्र भी समतल होता है, समतल होता है, एवं यह तरंग के संचरण के, एवं यह तरंग के संचरण के लंबवत होता है। तरंग के संचरण के क्या होता है? लंबवत होता है। हमेशा जब भी कहे कि तरंगाग्र कैसा होता है, तो भाई तरंग के संचरण के लंबवत। ये चीज जो है ये क्या है? तरंगाग्र है। ये चीज जो है ये क्या है? तरंगाग्र है। तो देखिए आपके सिलेबस में आपको तीन ही तरह का स्रोत पढ़ना है, हो भी सकता है मेनली तीन ही तरह का स्रोत। क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा बल्ब जलाएंगे, तो बल्ब जलाएंगे तो बल्ब को कैसा मानेंगे? बिंदु स्रोत मानेंगे। ट्यूबलाइट जलाएंगे तो रैखिक स्रोत मानेंगे।
टेलीविजन देखेंगे, समतल स्रोत मानेंगे। ये देखो, ये कैसा स्रोत है? समतल स्रोत है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब समतल स्रोत से जो प्रकाश आ रही है वो कैसे आ रही है? समानांतर, है ना। अब इसका जो तरंगाग्र होगा यहां, 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 इसके नीचे, लेकिन ये रैखिक संचरण के कैसे है? लंबवत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये सारी तीन तरह के आप तरंगाग्र के बारे में पढ़े कि बिंदु स्रोत के कारण गोलीय तरंगाग्र, रैखिक के कारण बेलनाकार तरंगाग्र, और समतल के कारण जो तरंगाग्र होगा वो कैसा? समतल ही। जो तरंग के संचरण होती है, जो इस तरंग की संचरण हो रही है, ये तरंग की संचरण हमेशा कैसे हो रही है? तो तरंगाग्र के सतह के लंबवत। बात समझ में आ रहा है? ये चीज आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। मान लीजिए कि एक रे डायग्राम में आपको दिखाऊं, एक रे डायग्राम में आपको दिखाऊं, और इस रे डायग्राम में आपके पास दिया हुआ है क्या? एक कॉन्वेक्स लेंस है मान लीजिए। तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम लोग क्या जानते हैं भाई? कि कॉन्वेक्स लेंस पर अगर प्रकाश की समानांतर किरणें आती है, तो अगर प्रकाश की समानांतर किरणें आती है तो प्रकाश की समानांतर किरणें अपवर्तन के बाद कहां से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। अगर समानांतर किरणें आएगी तो अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। अब तुमको कहेगा क्या कि प्रकाश के इस किरण आरेख के लिए तरंगाग्र ड्रॉ कीजिए। प्रकाश के इस किरण आरेख के लिए क्या कीजिए? तरंगाग्र ड्रॉ कीजिए। तो तरंगाग्र कैसे ड्रॉ कीजिएगा? देखिए, इधर समानांतर प्रकाश है और समानांतर प्रकाश आ रही है, इसका मतलब किसी ना किसी समतल सतह से आ रही होगी। तो समतल सतह के कारण जो आपका तरंगाग्र बनेगा वो कैसा बनेगा? समतल बनेगा, ऐसा बनेगा। समतल सतह के कारण जो आपका तरंगाग्र बनेगा वो ऐसा बनेगा इधर। और यहां पर जैसे ही आइएगा, यहां पर जैसे ही आइएगा तो देखिए ये हो गया क्या? बिंदु स्रोत। और बिंदु स्रोत के कारण तरंगाग्र कैसा बनता है? गोलीय बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गोलीय बनता है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? आपके तरंगाग्र की संरचना हो जाएगी, जिस तरंगाग्र के संरचना में आप लोग देखेंगे क्या कि इस बिंदु स्रोत के कारण गोलीय तरंगाग्र बना है, और इधर तक समानांतर प्रकाश थी तो ये कैसा बना है? समतल तरंगाग्र। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सारी तरंगाग्र के कॉन्सेप्ट है, आप याद रखेंगे ये बस कि एक माध्यम के लिए प्रकाश एक समय में चारों दिशाओं में समान दूरी तय करेगी। यहां से आगे जितना जाएगी उतना ही पीछे, उतना ही ऊपर, उतना ही नीचे। तो अगर ये बिंदु है तो इस सारे बिंदुओं को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? गोला बन जाएगा। और इसी गोला को क्या बोलते हैं? तरंगाग्र बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तरंगाग्र के बारे में याद रखिएगा कि सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे सभी कणों को मिला देंगे। तो सेम फेज का मतलब क्या? टाइम फिक्स कर देंगे, फेज फिक्स हो जाएगा। तो टाइम फिक्स किए तो बिंदु फिक्स हो गया, और सब बिंदु को मिला दिए तो क्या बन गया? तरंगाग्र बन गया। यहां से देखो कि अगर ये समानांतर स्रोत है, मान लो यहां से कोई प्रकाश की किरण निकली तो 1 सेकंड में यहां पहुंची, सब बिंदु यहीं पर पहुंचा होगा, सब बिंदु को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक ऐसा समतल बन जाएगा। दूसरे सेकंड में यहां पहुंचा, तो दूसरे सेकंड में अगर तरंगाग्र देखेंगे तो सब बिंदु को मिला देंगे तो ऐसा समतल बन जाएगा। तीसरे सेकंड में आगे, चौथे सेकंड में आगे, पांचवें सेकंड में आगे। हालांकि ये बातें सेकंड में नहीं होती है, माइक्रो सेकंड से भी छोटे सेकंड में होती है। क्यों? कि प्रकाश बहुत हाई स्पीड में चलता है। तो 1 सेकंड में यहां से यहां तक करोड़ों तरंगाग्र बना होगा, इनफाइनाइट तरंगाग्र होते हैं। बात समझ में आ रहा है? खैर, मिला जुला के इसमें जो बातें आपको याद रखनी है वो कितनी बातें हैं याद रखनी? एक आपको याद रखना है क्या? तरंगाग्र का परिभाषा। दूसरा याद रखना है आपको तरंगिका क्या होता है। तीसरा बात आपको याद रखना है क्या? कि तरंगाग्र हमेशा किरण के संचरण की लंबवत होती है। और इसमें आपको द्वितीयक तरंगिका और द्वितीयक तरंगाग्र का कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या होता है? तो कोई भी, इससे पहले कोई भी होगा, इससे पहले भी कोई ना कोई जरूर होगा, इससे पहले भी। लेकिन अगर इसका हम बात करेंगे तो ये सेकेंडरी है, प्राइमरी तो नहीं है। प्राइमरी कोई भी नहीं है, इससे पहले जो होगा वो प्राइमरी होगा, लेकिन इससे पहले भी कोई ना कोई है, मतलब ये क्या हो गया? द्वितीयक हो गया। तो प्राइमरी कोई होता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? क्यों? हम कहेंगे कि हम सुप्रीमम, देख रहे हैं पीछे पिताजी खड़े हैं, अब पिताजी कहेंगे कि हम सुप्रीमम है, उसके पीछे भी कोई खड़े हैं। वो कह रहा है कि हम सुप्रीमम, लेकिन उसके पीछे भी खड़े हैं। तो सब अपने आप में सुप्रीमम है, लेकिन सबके पीछे कोई ना कोई है, तो इसीलिए कोई भी प्राथमिक नहीं है। क्या है? द्वितीयक है। द्वितीयक तरंगाग्र जो अपना तरंगिका बनाएगा उसे क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंगिका बोलेंगे। तरंगाग्र का हर एक बिंदु एक नए स्रोत के जैसा व्यवहार करेगा, और इस प्रकार से तरंगाग्र और तरंगिका का ये कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा आपको। याद केवल इतना रखना है कि तरंग की संचरण हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है, और बस इतना ही कॉन्सेप्ट को याद अगर आपको रहेगा
तो हम लोग अगले दिन इस कॉन्सेप्ट का यूज करके प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियमों का प्रूफ यहां से देखेंगे वेव ऑप्टिक्स। बात समझ में आ रहा है? फिलहाल प्रकाश का परावर्तन क्या है पढ़ के आइएगा, प्रकाश का अपवर्तन क्या है पढ़ के आइएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम अपवर्तन के नियम पढ़ के आएंगे, और इसके बाद आप वेव ऑप्टिक्स का आज का लेक्चर पढ़ के आएंगे। तो अगले दिन हम लोग प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या इस सिद्धांत के अनुसार करेंगे। क्या कि प्रकाश के संचरण की जो होती है, अब प्रकाश किरण के रूप में संचरण करती है ये कहना गलत है, तरंग के रूप में संचरण करती है लेकिन सीधी रेखा में करती है। तो हम ये किरण नहीं बनाए हैं, ये हम तरंग बनाए हैं जो सीधा है, और ये तरंग के संचरण की दिशा क्या होगी? तो तरंगाग्र के लंबवत होगी। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इतना कॉन्सेप्ट अगर याद रहा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम आता है, काम हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो इतना पढ़ के आइए, आज के लिए इतना काफी है।